हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। एज आज के वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक जो हर एस्पिरेंट्स को फेस करना पड़ता है, दैट इज टू डिसाइड विच बुक टू फॉलो एंड विच रिसोर्सेज टू फॉलो फॉर आवर यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So books and resources for UPSC civil service exam. So फर्स्ट लेट्स डिस्कस हिस्ट्री जो GS1 का पार्ट है. सो इस वीडियो में बेसिकली मैं मेंस का GS1 GS2 मेंशन करूंगा एंड विद द टाइम सिंस प्रीलिम्स और मेंस का मोस्ट ऑफ द सिलेबस कॉमन रहता है, आई विल हाईलाइट द बुक्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल और विच आर एक्सक्लूसिवली फॉर मेंस. सो आई विल मेंशन दैट while discussing the video, but as far the books are concerned, we will follow the mains पेपर फॉर्मेट लाइक GS1 GS2 GS3 और GS4 के सिलेबस के हिसाब से, और ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स का सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद जनरल स्टडी 1 का हिस्ट्री पार्ट. हिस्ट्री में NCERT 6 to 12 तक की वी हैव टू गो थ्रू इट एंड विल सी कि जो कुछ NCERT होगी उसको बार बार रेफर नहीं करना होगा. एक बार पढ़ के बेसिक बुक जैसे 6 की 7 की 8 की बुक पढ़ के उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके अपना लेवल इंप्रूव करके और उसका नोट्स बना के फिर वो बुक को वी कैन लीव. बट देयर इज क्लास 12th की एक मॉडर्न हिस्ट्री की. ये तीनों ओल्ड NCERT है. सो 12th की मॉडर्न हिस्ट्री, क्लास 12 की मॉडर्न हिस्ट्री, क्लास 11 की मेडिवल हिस्ट्री और क्लास 11 की एंशिएंट हिस्ट्री. ये बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है. एक तो सबसे पुरानी हिस्ट्री को वी रेफर इट एज एंशिएंट हिस्ट्री. तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए NCERT की ये बुक फॉलो करनी है. दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. मेडिवल हिस्ट्री के लिए वी हैव टू फॉलो दिस बुक. अगेन NCERT ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी. और जो मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया की, जो कि बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल है, विच इज आउट ऑफ द हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री. कि अगर सब छोड़ना पड़े, कोई एक एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में चुनना पड़े, तो आई विल रेफर कि मॉडर्न चुनूं, क्योंकि इसका काफ़ी वेटेज होता है प्रीलिम्स और मेंस में भी. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो सभी इंपॉर्टेंट है, बट मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी वी कैन रेफर आइदर NCERT और एक दूसरी बहुत फेमस बुक है टॉपर्स और यूपीएससी एस्पिरेंट्स में, दैट इज स्पेक्ट्रम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम. ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों का सिलेबस ओवरलैपिंग है. सो आइदर यू कैन फॉलो दिस और यू दिस. आई विल रिकमेंड कि स्पेक्ट्रम फॉलो करो, क्योंकि ये कंप्लीट हो ना हो, स्पेक्ट्रम जनरली ज़्यादा कंप्लीट होगी. सो एंशिएंट और मेडिवल के लिए ये दोनों बुक, और मॉडर्न के लिए यू कैन रेफर स्पेक्ट्रम. और अगर NCERT से ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो यू कैन रेफर मॉडर्न इंडिया की NCERT ऑल्सो. और दूसरी 6 से 12 तक की हिस्ट्री वी विल कवर व्हेन वी विल डिस्कस, वी विल गो थ्रू द सिलेबस ऑफ UPSC. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू गो थ्रू इट और उससे नोट्स बना लो सो दैट वो परमानेंट रहें. एंड डोंट वरी अबाउट द ओवरलैपिंग थिंग. अगर जो भी ओवरलैपिंग थिंग है, दैट ओनली इंडिकेट्स दैट वो पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और बार बार पढ़ने से वो तुमको याद भी हो जाएगा. क्योंकि हिस्ट्री में दोनों तरीके हैं याद करने का, या तो ओवरलैपिंग सिलेबस पढ़ो, उससे भी चीज़ें याद हो जाएंगी, या बार बार एक सिलेबस को रिवाइज करो. बट एज फार द बुक इज कंसर्न, ये 4 बुक है जो हिस्ट्री के लिए वी विल रेफर. नाउ लेट्स मूव. ये हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, जो बेसिकली मेंस का कंसर्न है. वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं आता, ये सिर्फ मेंस में आता है. सो एज अ प्रीलिम्स यू डोंट हैव टू प्रिपेयर वर्ल्ड हिस्ट्री, बट मेंस के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री यू कैन फॉर preparing world history you can refer this contemporary world history class 12 की NCERT. ठीक है, ये सारी NCERT की बुक ऑनलाइन PDF में भी अवेलेबल है एंड यू कैन परचेज इट विद द शॉप. आई विल रिकमेंड कि कोई भी, क्योंकि NCERT की बुक बहुत इजीली, ये ओल्ड NCERT भले ऑनलाइन खरीदनी पड़े, बुक शॉप में अवेलेबल ना हो, बट ये नई NCERT जितनी भी होगी दे आर अवेलेबल ऑन NCERT वेबसाइट ऑल्सो. और फिर ऐसे भी कोई भी बुक शॉप में जाओगे तो जिसमें बेसिक NCERT अवेलेबल है वहाँ भी मिल जाएगी, और UPSC के स्पेसिफिक जो बुक स्टोर है वहाँ भी मिल जाएगी. सो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए वी हैव टू फॉलो दिस बुक, कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड हिस्ट्री. एंड डोंट वरी, व्हेन वी विल डिस्कस वर्ल्ड हिस्ट्री, वहाँ पे मैं नोट्स भी, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द नोट्स, तो वहाँ से भी वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो जाएगा.
ठीक है। और ये दूसरी एक एक और पार्ट होता है हिस्ट्री का जो पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस यानी 1947 की बात की स्टोरी अभी तक की, कि पॉलिटिकल क्या क्या चेंजेस हुआ, क्यों हुआ। फॉर दैट यू कैन रेफर पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये भी क्लास 12 की एनसीईआरटी है जो कि अवेलेबल है हमारी एनसीईआरटी की वेबसाइट पर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री बुक। लेट्स मूव फर्दर, लेट्स मूव नाउ टू आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और सी वी हैव टू, जब वी विल डिस्कस, अगर जिसके पास कम टाइम है कब क्या छोड़ना है क्या नहीं, क्या पढ़ना है, लेकिन एज फार आवर प्रिपरेशन शुड कंसर्न, वी शुड प्रिपेयर ऑल द सिलेबस प्रॉपरली, क्योंकि वी डोंट नो कि यूपीएससी कब किस पोर्शन से ज़्यादा वेटेज क्वेश्चन दे दे। एज व्हेन यू विल गो थ्रू द पास्ट प्रीलिम्स पेपर ऑल्सो यू विल सी द ट्रेंड कि कांस्टेंट नहीं होता है क्वेश्चन में। कभी हो सकता है आर्ट एंड कल्चर से 10 क्वेश्चन आ जाए, कभी हो सकता है आर्ट एंड कल्चर से 2 क्वेश्चन आ जाए। सो कंप्लीटली नेग्लेक्टिंग एनी टॉपिक विल बी वेरी डेंजरस फॉर आवर यूपीएससी जर्नी। सो आर्ट एंड कल्चर के लिए वी डोंट हैव टू वरी अबाउट मच। एक सिंपल देखो, एक तो जब पास्ट वाली एंशियंट इंडिया की एनसीईआरटी पढ़ेंगे और मेडिवल इंडिया की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत सारा आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक जैसे लिटरेचर और आर्ट फॉर्म्स या मॉन्यूमेंट्स कवर हो जाएगा। उसके अलावा वी हैव टू रेफर, दिस इज अ वेरी गुड बुक बाय नितिन सिंघानिया, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ये एक तरह से कंप्लीट स्पेसिफिकली सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए बुक है। और इस तरह की बुक ना बहुत अच्छी होती है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे लिए टेलर्ड मेड है। अनलाइक अदर बुक जो होती है, जो जेनरिक बुक है जैसे एनसीईआरटी, उसमें एक टाइम के बाद यू विल हैव टू मेक नोट और सेलेक्ट सिलेबस। ये स्पेसिफिकली तुम्हारी बहुत स्पेसिफिक बुक होती है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए टेलर मेड होती है। तो दिस इज वेरी गुड बुक, इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। उसके अलावा एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। सो ये 2 बुक से ऑलमोस्ट तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी की क्लास 11 की एनसीईआरटी की बुक है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। और बाकी ये दोनों बुक और पिछले हिस्ट्री का सिलेबस भी चीज़, आर्ट एंड कल्चर ऑब्वियसली हिस्ट्री का भी पार्ट है। एंशियंट हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर और मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर बुक्स ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट हो जाएगा। दीज 2 बुक्स प्लस प्रीवियसली जो हमने ओल्ड एनसीईआरटी की बुक डिस्कस की थी, दीज 2 बुक्स, यहाँ से मेडिवल और इससे भी तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस कवर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ज्योग्राफी का ना क्वेश्चन बहुत इजी होता है। अगर तुमने सिलेबस पढ़ रखा है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा एज व्हेन यू विल गो थ्रू द प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स पेपर ऑल्सो। जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, अब कुछ ट्रिकी आ गए हैं वो अलग बात है, बट जनरली अगर ठीक ठाक से सिलेबस कवर किया है तो यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चन ईजिली, प्रीलिम्स के भी मेन्स के भी। क्योंकि ज्योग्राफी टेक्निकल, अगेन टेक्निकल सब्जेक्ट है तुम्हारा, उसमें ज़्यादा दिमाग और थ्योरी नहीं है। जो भी प्रैक्टिकल है तुम पढ़ोगे तो यू विल be easily able to write the answer both prelims question as well as the main question. So geography के लिए बहुत specific है। See class 6 to 10th की NCERT obviously जो भी new aspirants है they have to go through it, because I have seen कि 9th और 10th की तो specifically geography की book important है, but वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक बार तुमने वो book पढ़ ली 6 से 10 तक की और उसके notes बना लिए तो फिर NCERT रेफर करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। जो NCERT तुमको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है वो क्लास 11th की 2 NCERT है और क्लास 12th की 2 NCERT है। तो क्लास 11 की ये NCERT है फिजिकल इन्वायरमेंट, फिर क्लास के 11 की दूसरी है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। उसके अलावा क्लास 12th की फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। सो ये चारों NCERT से तुम्हारा बोथ इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी कवर हो जाएगी, ज्योग्राफी का सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके अलावा व्हाट वी हैव टू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन यूपीएससी एस्पिरेंट, ये फॉर एग्जांपल अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो तुम्हारा स्टडी टेबल और तुम्हारा स्टडी रूम ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यूपीएससी एस्पिरेंट की बुक है, तो वो थोड़ा सा फील लेने के लिए। एंड ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस विल ऑल्सो हेल्प अ लॉट for when you will prepare the syllabus, read and try to understand the concept. एक ग्लोब खरीद के रख लो, बहुत सारा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आएगा when you will refer to the globe, ठीक है। और दूसरा एक बिग मैप रखो इंडिया का और वर्ल्ड का, पॉलिटिकल मैप रखो, फिजिकल मैप की जरूरत नहीं पड़ती कि पॉलिटिकल मैप में ही असल में बाउंड्री वाले क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। फिजिकल मैप में ऐसे भी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक तुम्हारा लेक है या कहाँ से कहाँ तक तुम्हारा प्लेन्स है या कहाँ से कहाँ तक माउंटेन है, वो एग्जैक्ट डिमार्केशन नहीं होती, याद करना भी मुश्किल होता है, वो बेसिकली बुक्स से कवर हो जाएगी। बट
पॉलिटिकल मैप रखना बहुत अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेट या कोई लोकेशन वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे, इफ यू आर हियरिंग अबाउट इट इन द न्यूज, सो यू कैन ऑलवेज गो थ्रू द मैप की सी की कहाँ पे है। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये मैप का थोड़ा बहुत, मैप का आइडिया रहना बहुत एडवांटेज रहता है। एंड जस्ट सोचो, मैप इज लाइक कि जस्ट प्रिपरेशन में तुम मैप और ग्लोब यूज कर रहे हो और उससे तुम्हारी प्रिपरेशन भी अच्छी हो गई और मुफ्त के 2-3 क्वेश्चन भी यूपीएससी के सॉल्व हो गए, तो विन विन सिचुएशन है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस 4 एनसीईआरटी जो बार बार रेफर करनी है, और ये प्रीवियस जो 6 से 10th की एनसीईआरटी आई हैव मेंशन, क्योंकि ये बेसिक, अगर किसी को एकदम ही बेसिक से बिल्डअप करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब पढ़ेंगे वी विल रियलाइज कि वो भी पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये जो बुक है ये इज लाइक कि बार बार, अगर जैसे साल नहीं हुआ अगले साल भी, जैसे एग्जाम से जस्ट पहले तुम 6 की बुक लेके अब नहीं बैठोगे, एग्जाम से पहले यू विल रेफर टू द 6 से 10 तक की जो तुमने नोट्स बनाई है, एंड यू विल रेफर दीज बुक। ये इन बुक का भी नोट्स बना लो तो दैट विल बी बेटर। बट अगेन, अगर इन बुक का नोट्स नहीं भी बनाया तो गोइंग थ्रू दीज बुक, और वहां पे मार्क भी कर रखा है, तो रिवाइजिंग द सिलेबस विल बी इजी। उसके अलावा बड़े मैप हो गया, ग्लोब हो गया, पॉलिटिकल मैप बड़ा सा इंडिया का और वर्ल्ड का अपने जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे लगा लो, और वहाँ पे जैसे सिलेबस भी अगर बड़ा बड़ा लिख के लगा लोगे, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू कीप वन एटलस विथ अस। आई विल रिकमेंड कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस 4th एडिशन ले लो। इंडिया का इसमें है, तो इसमें इंडिया के स्टेट्स भी स्पेसिफिकली मेंशन है, बॉर्डर ईजी हो जाएगा। उसमें क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई करना, लोकेशन आइडेंटिफाई करना, प्लस इसमें दूसरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ल्ड का भी इसमें मैप इंक्लूडेड होगा, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का होगा, वो भी तुमको व्हेन यू ऑब्वियसली बहुत बार मन नहीं करता है कि मुंह उठा के या खड़े होके बड़ा मैप में सर्च करें, तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस एटलस फॉर ऑल द, फॉर एग्जाम्पल लेक का नाम या कैस्पियन सी, बहुत सारे इंक्लोज छोटे छोटे सीज का नाम तुम पढ़ोगे। सो जस्ट ऑलवेज वेन एवर वी विल प्रिपेयर फॉर द ज्योग्राफी सिलेबस, इट इज ऑलवेज रिकमेंड टू रेफर द मैप्स एंड एटलस, सो दैट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, तुम्हारी प्रिपरेशन बेटर हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज रिसोर्सेज एक बहुत फेमस बुक है जीसी लियोंग की, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। पुरानी जो मेरे पास बुक है उसका कवर ऐसा है, अब शायद जो न्यू एडिशन आ गया उसका ब्लैक कवर है, बट जो भी है इसमें न्यू एडिशन होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि 1994 में ये बुक लिखी थी उन्होंने, आई गेस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा बहुत अच्छे से दिए हैं। सो वी विल रेफर दिस बुक ऑल्सो इन आवर यूपीएससी जर्नी। ठीक है, सो दिस ये बस कर लिया, ये 4 एनसीईआरटी, इसकी क्या बोलते हैं, जीसी लियोंग, एटलस, ग्लोब, बड़े बड़े मैप, और तुम्हारी 6 से 10 तक की एनसीईआरटी, जस्ट गो थ्रू इट एक बार और उसके नोट्स बना लो। और अगर उसमें भी तुमको लगता है उसके बाद भी कि कोई इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट वो तुम मार्क करके रख लो, बिकॉज अल्टीमेटली सभी चीज इंपॉर्टेंट है। बट ये फिर 6 से 10 तक की तुम्हारे नोट से काम चल जाएगा। बेटर रहेगा कि एनसीईआरटी पढ़ के एक छोटा सा नोट्स बना लो जिसमें जो चीज तुमको याद नहीं रहती है, एंड रेफर दीज बुक फॉर बिफोर द एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, तो दिस विल कवर द होल, दिस विल कवर योर होल ज्योग्राफी सिलेबस। इसके अलावा जस्ट ज्योग्राफी में कोई अगर रिसेंट इवेंट हुए हैं, जैसे कहीं फ्लड हुआ या कहीं अर्थक्वेक हुआ, कहीं क्या वोल्केनो फट गया, तो उसके रिलेटेड न्यूज, और फिर वहाँ किस कंट्री में था, किस कॉन्टिनेंट में था, क्या लोकेशन उसका, वो जस्ट फाइंड करना, वो एडिशनल मटेरियल होगा जो दैट विल गेट कवर विद आवर न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए दीज बुक्स विल बी इनफ। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर, लेट्स मूव अब GS2, ये GS1 का ही पार्ट था ज्योग्राफी। नाउ GS2 में कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन, जो कि बाइबल कह लो यूपीएससी का, मतलब अगर हाथ में एक बुक लेके चलना है यूपीएससी एस्पिरेंट को, तो दैट शुड बी इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत फॉर सिविल सर्विस अनदर एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यू वुड हैव ऑल्सो नोटिस कि जब मैंने प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, मेंस के भी शायद कुछ क्वेश्चन में, प्रीलिम्स में बेसिकली मैंने बोला अरे ये तो लक्ष्मीकांत में मेंशन था, ये लक्ष्मीकांत में मेंशन है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, वी विल गो थ्रू इट, यू हैव टू गो थ्रू इट। ऑब्वियसली मैं ये चूंकि बुक मतलब इसके सिलेबस कवर करूंगा कॉन्सेप्चुअली, बुक एक एक पेज पढ़ाना डिफिकल्ट है, बट वी विल कवर दिस सिलेबस एज अ फार कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, क्योंकि ऑब्वियसली ये इनकी बुक है, तो आई कैन नॉट जस्ट उसको पढ़ा के फिर उसका
क्या बोलते हैं पेटेंट का इशू आ जाएगा. सो वी विल कवर द सिलेबस इंडियन पॉलिटी इन इट्स स्पिरिट एंड कॉन्सेप्ट, बट दिस बुक यू हैव टू रेफर. अगर कोई बुक खरीदो ना खरीदो और ऑनलाइन पढ़नी है, बट दिस बुक यू शुड बाय बिकॉज काफ़ी मोटी बुक है और इससे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके अलावा गवर्नेंस के भी काफ़ी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत से. ठीक है, इसके अलावा 6 to 12 की एनसीईआरटी पॉलिटी की जो भी है यू कैन गो थ्रू इट. उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ना इजी वे में लिखे रहते हैं. जैसे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, अगर किसने 6 से 12 तक की पॉलिटी पढ़ रखी है तो बहुत से कॉन्सेप्ट की कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी. और बहुत बार यूपीएससी ऐसा नहीं है कि हमेशा लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन उठा के पूछेगी, बहुत बार ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेती है. सो जिन स्टूडेंट ने 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी, लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रखी होगी और जैसे मैं भी सिलेबस पढ़ाऊंगा इस तरह के कोई टीचर से भी चीजें पढ़ रखी होगी, तो हिज कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर एंड ही विल बी इन द बेटर पोजीशन टू आंसर दोस क्वेश्चन. सो अगेन ये जस्ट 6 से 12 तक की एनसीईआरटी बस एक बार पढ़नी होगी तुमको, जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए. उसके बाद एग्जाम से पहले जस्ट ये इंडियन, ये तो खुद ही बहुत बड़ी बुक है, अगर बैठ पढ़ेगा यू विल नो ऑन इट्स ओन. बस ये एक बुक रेफर करने से मोटा मोटी सारा सिलेबस कवर हो जाएगा पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का. इसके अलावा जो नए नए चेंजेस होते हैं, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है या गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट ले आती है, दैट यू हैव टू कवर डायनेमिकली बाय करंट अफेयर्स. अब करंट अफेयर्स के लिए एडिटोरियल वी हैव टू रेफर टू द न्यूज़पेपर. एडिटोरियल में आ गया, या विजन आईएएस का कंपाइलेशन मटेरियल निकाल लो, या एट द एंड ऑफ द ईयर मटेरियल निकाल लो. पीआईबी यू कैन रेफर, पीआरएस यू कैन रेफर. ये सारी मतलब चीज़ें वी विल सी नेक्स्ट वीडियो में. आई विल जस्ट गो थ्रू जो यहाँ पे मैं रिसोर्सेज अपार्ट फ्रॉम द बुक मेंशन करूंगा. आई विल जस्ट शो यू प्रैक्टिकली हाउ टू व्हाट आर दोज रिसोर्सेज और कैसे दिखते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एकदम बेस रहेगा तुम्हारा और ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट का काम आएगी एंड दिस विल बी द एडिशनल थिंग जो कि डिसाइड करेगी. मतलब ये नहीं पढ़े तो यूपीएससी के रेस में भी नहीं रहोगे, बट ये सब पढ़ने के बाद ये वाला पार्ट कितने अच्छे से स्टूडेंट प्रिपेयर करता है, दैट विल डिसाइड कि कितने आराम से एग्जाम क्लियर करोगे, और क्लियर करोगे तो किस रैंक से क्लियर करोगे. सो लेट्स मूव फर्दर. नाउ गवर्नेंस, जीएस2 के गवर्नेंस का पार्ट है. गवर्नेंस के लिए सी second administrative when we go through the syllabus we will talk about the administrative reform commission. क्या होता है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, अभी तक वैसे टाइम टू टाइम नहीं, 2 ही बार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को अपॉइंट करती है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत है तो उसको रिकमेंड करो. तो वो अपने फिर कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं और कुछ रिकमेंडेशन देती है. उसको गवर्नमेंट या तो एक्सेप्ट करती है या तो रिजेक्ट करती है या तो विद द टाइम उसको इंप्लीमेंट करती है. बट वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो एकदम प्रैक्टिकल एनालिसिस होता है गवर्नेंस का, कि गवर्नेंस अभी क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम है गवर्नेंस में, उसका सॉल्यूशन क्या होगा. सो उसके लिए गवर्नेंस के लिए अपार्ट फ्रॉम कुछ लक्ष्मीकांत में कवर होगा, वी हैव टू रेफर सेकंड एआरसी की रिपोर्ट की बस समरी और रिकमेंडेशन देखना है. रिपोर्ट अपने में बहुत मोटी होती है, उतना पढ़ना नहीं है एज फार यूपीएससी मतलब प्रिपरेशन इज कंसर्न. यही अपने में बहुत हैवी होगा, बट उस रिपोर्ट की समरी और रिकमेंडेशन वी हैव टू जस्ट मतलब उसको बस पढ़ना है या उसका नोट्स बना के रख लेने हैं. कौन कौन से रिपोर्ट है, टोटल आई गेस 12 रिपोर्ट हैं. उसमें से कौन कौन से रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस के लिए. एक तो फर्स्ट रिपोर्ट है जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, मास्टर की इन गुड गवर्नेंस. 4th रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है इथिक्स इन गवर्नेंस. 6th रिपोर्ट है लोकल गवर्नेंस. 9th रिपोर्ट है सोशल कैपिटल और शेयर डेस्टिनी जिसमें एनजीओ एसएचजी के बारे में है. 10th रिपोर्ट है रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन and as scaling new heights. 11th report है promoting e-governance smart way forward. 12 रिपोर्ट है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन. सी ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एथिक्स का सिलेबस भी पढ़ेंगे, लोकल गवर्नेंस के बारे में भी वी विल स्टडी एज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. एनजीओ एसएचजी और ई गवर्नेंस के बारे में भी तुम यू विल कवर एज, वी विल ट्राई टू कवर इट एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. और करंट अफेयर्स में भी बार बार रिपीट होगी चीज़ें, कॉन्सेप्ट. और बट ARC की रिपोर्ट से व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गेट द ऑथेंटिक एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन. और जो बेसिक है वो तो करना ही है, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मेंस में ज़्यादा काम आएगी. गवर्नेंस का ये वाला पार्ट है वो बेसिकली मेंस का है, प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ARC की रिपोर्ट. मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम अपने आंसर में ARC की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन कोट कर देते हो तो योर आंसर बिकम्स एनरिच. मतलब फॉर एग्जाम्पल सेम आंसर अगर कोई लिखा है, किसी ने कोट नहीं किया है ARC की रिपोर्ट और किसी ने कर दिया है, तो मे बी जिसने किया है उसको 1 नंबर ज़्यादा दे देगी और वही एक नंबर से पूरा
मतलब तख्ता पलट हो जाता है यूपीएससी में। इसके अलावा एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस एम लक्ष्मीकांत से भी कुछ सिलेबस गवर्नेंस का कवर हो जाएगा, और इसके अलावा करंट अफेयर जैसे एडिटोरियल, विजन आईएएस का मटेरियल, पीआईबी पीआरएस से भी गवर्नेंस के जो डायनेमिक पोर्शन है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो यू विल सी दैट दीज थिंग्स, दिस जो तुम्हारा है ये बार बार रिपीट होगा। सो दिस जस्ट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंट ऑफ करंट अफेयर्स इन आवर डेली यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। गवर्नेंस के बाद लेट्स मूव टू, ये सारे टॉपिक हैं, मेंस का टॉपिक है ये प्रीलिम्स का नहीं है। सोसाइटी, सोशल जस्टिस एक्सेट्रा, GS1 एंड GS2 दोनों में ये सारे टॉपिक हैं। इसके लिए सोशियोलॉजी की 4 NCERT की बुक है, दैट वी विल रेफर 11th की 2 NCERT और 12th की 2 NCERT है। और चूंकि जो सोशियोलॉजी लेंगे उनको तो ये चारों बुक एकदम कवर टू कवर कंप्लीट करनी है, बट जो सोशियोलॉजी नहीं लेंगे, जो जस्ट एज अ GS सोसाइटी सोशल जस्टिस के लिए प्रिपेयर करेंगे, फॉर दैट आई विल कवर दीज NCERT, इनका सिलेबस जो GS के आप पार्ट है। सो यू कैन रेफर, we will refer for these topics, these 4 NCERT books, ठीक है। इसके selected topics ही we will go through it, और वही तुमको पढ़ने हैं एज फार GS इज कंसर्न। उसके अलावा एक बुक पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस के 11th की बुक है। दिस आई फाइंड गुड। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कीवर्ड्स है जैसे सोशलिज्म, कम्युनलिज्म, ये जो इज्म वाले, नेशनलिज्म, ये सारे का यहाँ पे डेफिनेशन है। तो ऑब्वियसली डेफिनेशन कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बट NCERT इज द मोस्ट ऑथेंटिक रिसोर्स। सी व्हाई वी पुट सो मच emphasis on NCERT, बिकॉज NCERT सबसे ऑथेंटिक रिसोर्स होता है यूपीएससी के प्रिपरेशन का और जेनरिक नॉलेज के लिए भी। क्योंकि NCERT की बुक एक आदमी नहीं लिखता है, वो एक आदमी का नाम होता है, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके सारी चीज़ें रिवाइज करते हैं, और बहुत लोगों की मेहनत होती है, और गवर्नमेंट की फाइनल ऑथेंटिकेशन होता है। मतलब उसमें NCERT में एटलीस्ट कोई फर्जी चीज़ तुम नहीं लिख सकते हो। सो दैट्स वाई NCERT, कोई भी चीज़ के लिए जहाँ पे हम NCERT फॉलो कर सकते हैं, वी विल फॉलो NCERT। उसके अलावा सोसाइटी सोशल जस्टिस का पार्ट, करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, कभी कोई सोशल इशू हुआ, कोई मूवमेंट हुआ, OBC SC ST पे कोई की रिलेटेड कोई न्यूज़ आया, वहाँ से भी कवर हो जाएगा। IAS के मटेरियल से, PIB PRS से भी कवर हो जाएगा। गवर्नमेंट कोई मान लो PRS में बेसिकली पार्लियामेंट में जो भी बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं उसके इन्फॉर्मेशन होते हैं। विल सी हाउ द वेबसाइट लुक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके अलावा नीति आयोग की 3 ईयर का एक्शन एजेंडा है, जिसमें हेल्थ एजुकेशन कवर कर रखा है। नीति आयोग की वेबसाइट भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लानिंग कमीशन पहले था, अब उसको गवर्नमेंट ने, मोदी जी की गवर्नमेंट ने स्क्रैप करके नीति आयोग ला दिया, जो कि थिंक टैंक है, जो कि नीति आयोग गवर्नमेंट के लिए सोचने का काम करती है। तो उसकी रिकमेंडेशन, उसकी जो क्या बोलते हैं रिपोर्ट्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज फार योर यूपीएससी प्रिपरेशन इज कंसर्न, ठीक है। उसके अलावा बजट और इकोनॉमी सर्वे की समरी से भी इसके थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाएंगी। ऑब्वियसली जैसे बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में कोई गवर्नमेंट सोशल इसके लिए बहुत सारे डेटा होते हैं कि जो सोशल स्कीम गवर्नमेंट चला ली है, उसके चला रही है, वो कितनी कवर हुई, या कोई नई सोशल स्कीम अगर लाई है। सो दोज थिंग्स गेट कवर्ड विल कवर इन दीज पार्ट्स, ओके। सो दैट विल कवर योर दिस सोसाइटी पार्ट फॉर GS1 एंड GS2। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि तुम्हारा GS2 का पार्ट है। ये बेसिकली एक बुक है, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12th की बुक है। सिलेबस का स्टैटिक पार्ट इससे वी विल कवर और उसके अलावा से ये मेंस का पार्ट है। प्रीलिम्स में इसकी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए इसके, क्योंकि स्टैटिक पार्ट से ज़्यादा प्रीलिम्स में डायनेमिक पार्ट आएगा। अगर गवर्नमेंट कोई रिसेंट इनिशिएटिव लेती है तो प्रीलिम्स वाला पार्ट इट विल गेट कवर्ड इन दीज। जैसे विजन आईएएस का करंट अफेयर्स का मटेरियल है, एडिटोरियल, PIB ऑनलाइन है, ऑर्गेनाइजेशन की न्यूज़ हैं। उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अपना ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशन है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट वी हैव टू रेफर। उसमें मीडिया सेंटर में पब्लिकेशन में एनुअल रिपोर्ट करती है, पब्लिक डिप्लोमेसी की ई बुक, यूजफुल लिंक, मंथली मैगजीन, अचीवमेंट ऑफ MEA। सो ये सारे रिसोर्सेज वी हैव टू रेफर फॉर आवर इंटरनेशनल रिलेशन प्रिपरेशन। सी देखो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होना है, वेन विल गो थ्रू द सिलेबस, तो उस टाइम जस्ट स्टेक जो मैं पढ़ाऊँगा या मैं रेफर करूँगा, आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा कट करके भी आई विल डिस्कस कि एकदम नहीं इसमें से क्या छोड़ सकते हैं और क्या एकदम बेयर मिनिमम है कि जो करना ही है। सो इसमें प्रीलिम्स के लिए एज फार कंसर्न करंट अफेयर्स जो मटीरियल से
it will get covered. Last में I'll discuss prelims का specific also, but let's as for now let's go through let's cover the book name and resource name with reference to the main syllabus, क्योंकि prelims automatically उसमें cover हो जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेंस में आती है और prelims में ना आती है, मतलब जो मेन प्रीलिम्स में आती है मेंस में नहीं आती है, बट बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो सिर्फ मेंस में आते हैं प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, तो मेंस के इससे प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। नाउ लेट्स मूव टू वन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज इकोनॉमी। वी हैव ऑलरेडी सीन कितने कॉन्सेप्चुअल और दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमी के लिए। तो इकोनॉमी के एज फार द कॉन्सेप्ट इज कंसर्न 9th 10th 11th एंड 11th की इंडियन इकोनॉमी है, 12th की माइक्रो इकोनॉमी है, बट माइक्रो इकोनॉमी उतनी बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाती है, वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 12th की बस ये इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमी रेफर करने के, ये 4 बुक से बेसिकली सारे फंडामेंटल्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। वो वर्ड क्या है, एडिशनल जो फंडामेंटल है, अगर कोई यूपीएससी स्पेसिफिक इसके इन 4 बुक के बाद भी सेटिस्फाई नहीं है तो आई विल रिकमेंड वन बुक, जैसे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह है, ये स्पेसिफिकली यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बुक है, तो वहाँ से एडिशनल इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, डेटा पढ़ सकते हो। बट अगेन इकोनॉमिक बहुत डायनेमिक चीज़ है, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो सारा खेल उसका हो जाता है कि करंट गवर्नमेंट पॉलिसी या करंट अफेयर्स कितना फॉलो करते हो। तो एनसीईआरटी की बुक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। उसके अलावा करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए, समरी के लिए। उसके अलावा ये बेसिकली इंडियन बजट के वेबसाइट से मिल सकता है, और ऑब्वियसली बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी अपना इकोनॉमिक सर्वे बजट का मतलब समरी निकालते हैं। वी विल ऑल्सो सी कि कौन कौन निकालता है, कहाँ से भी वी कैन गेट इट। उसके अलावा जैसे कोई भी इकोनॉमी के टर्म नहीं मिलते हैं, जस्ट गूगल इट, कभी न्यूज़ में पढ़ो या चीज़ें पढ़ो, दैट्स वाई। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट नए बॉन्ड्स ला रही है, अगर उस बॉन्ड्स के बारे में, बॉन्ड्स क्या होते हैं, शेयर क्या होते हैं, कैपिटल क्या होता है, तुमको नहीं पता है तो जस्ट सर्च गूगल, और वहाँ पे एक इन्वेस्टोपीडिया के जो आर्टिकल होते हैं, ये वेबसाइट है, इसके ठीक ठाक होते हैं, ये रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से इकोनॉमी का बेसिकली कवर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पार्ट ये 4 एनसीईआरटी और एडिशनल रमेश सिंह से कवर हो जाएगा, डोंट वरी, आई विल गो। उसके अलावा मुरनाल सर की भी एक ऑनलाइन murnal.org है, वो भी इकोनॉमी के लिए एस्पिरेंट में बहुत फेमस है, सो वहाँ से भी कर सकते हो। सो दीज आई सजेस्ट कि ये 4 एनसीईआरटी, एडिशनल के लिए रमेश सिंह जस्ट कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इन्हीं का सारा खेल रह जाएगा। ठीक है, सो दिस विल कवर योर इकोनॉमिक पोर्शन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। इकोनॉमिक हो गया हमारा GS3 का। नाउ GS3 का इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है शंकर IAS अकेडमी की इन्वायरमेंट। ठीक है, ये बुक एक तरह से अगेन क्या बोलते हैं, पॉलिटी के जैसी ही है। इसमें पास्ट के जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो कवर हो जाएंगे, प्लस पास्ट में जितने इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं या जो कॉन्फ्रेंस होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ से क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद जैसे रिसेंट, ऑब्वियसली बुक है तो उसमें करंट अफेयर्स नहीं होगा, सो उसके बाद वी हैव टू रिलाई हेविली ऑन द, ये हो गया करंट शंकर IAS करंट अफेयर्स मटेरियल की। अगर कभी फॉर एग्जांपल मोदी जी कहीं गए, उन्होंने इन्वायरमेंट या कार्बन वार्मेंट के लिए कोई नए इनिशिएटिव लॉन्च किए, तो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कभी इन्वायरमेंट की मीट हुई, वी विल सी दैट COP होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, when we will go through the environment syllabus। तो कभी नई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई, वहाँ पे क्या क्या डिसीजन लिया गया, किस बात पे मामला अटक गया, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट सिलेबस। सो इन्वायरमेंट सिलेबस शंकर IAS बुक और करंट अफेयर से हो जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारे मतलब एस्पिरेंट रेफर की बायोलॉजी की ये 4 चैप्टर, बस 12th के बायोलॉजी की, क्लास 12 के बायोलॉजी की ये 13, 14, 15 के ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल इशू। सो वी विल जस्ट जब करेंगे
we will when we will prepare the syllabus, so I will try to just check and all this, ये दोनों को रेफर लेके ही we will cover the syllabus. और एज अ बुक जहाँ तक कंसर्न है, जस्ट बाय दिस बुक, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होगी शंकर IAS की. और दिस फॉर दिस चैप्टर यू कैन ऑलवेज जस्ट एक बार ये बुक कंप्लीट कर ली, फिर ये बायोलॉजी की NCERT ऑनलाइन PDF डाउनलोड करके ये 4 चैप्टर देख लिया. अगर सारी चीज़ें सेम हैं तब कोई ज़रूरत नहीं है, फिर बस ये बुक से काम चल जाएगा. अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू फाइंड कि यहाँ है जो यहाँ मेंशन नहीं है, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट आउट ऑफ इट. फिर एग्जाम के पहले जस्ट इसमें जो मार्क इंपॉर्टेंट किए होंगे वो, और इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन से काम चल जाएगा. और यहाँ पे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए शंकर IAS की बुक पूरी भी व्हेन वी विल गो थ्रू द सिलेबस आई विल टेल यू कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या यू कैन जस्ट स्किप इट जस्ट पढ़ के, क्योंकि ये एज अ बुक उसमें काफ़ी एग्जॉस्टिव वे में लिखा होगा. बट वी विल गो थ्रू द सिलेबस, वी विल नो कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या वी कैन ओवरलुक इन दिस बुक ऑल्सो. ठीक है. उसके अलावा NCERT की ये हो गई. PMF IAS की एक साइट है, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग साइट है. जब नेक्स्ट वीडियो में वी विल गो थ्रू द ऑनलाइन मटेरियल का प्रैक्टिकल सेशन, वी विल गो थ्रू दिस वेबसाइट. और ये मेरे ख्याल से ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, विच ऑलमोस्ट एवरी IAS aspirant should refer. ठीक है. सो दिस कवर्स द इन्वायरमेंट पार्ट, दिस इज ऑल विद द इन्वायरमेंट पार्ट. नाउ द पार्ट इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. अगेन ये मेंस का पार्ट है. ये क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा अनलेस एंड अनटिल जो अगर कोई करंट अफेयर्स ऐसा कोई इशू हुआ, ऑब्वियसली करंट अफेयर कोई पॉलिसी चेंज हुई सिक्योरिटी या डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो एज अ प्रीलिम्स के पार्ट में पढ़ना है. बट मेंस का ही पार्ट है ये बेसिकली. सो बुक जो थ्योरी जो पास्ट वास्ट की चीज़ें हैं वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. इसमें बेसिकली सेकेंड ARC का समरी, ऑब्वियसली ओनली समरी एंड रिकमेंडेशन. सेकेंड ARC की थर्ड रिपोर्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट, वो दैट वी विल जस्ट रेफर करनी है, उसका समरी और उसका समरी और उसका रिकमेंडेशन. उसके अलावा यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की वेबसाइट. NDMA क्या होता है, इसकी रिकमेंडेशन क्या है, दिस थिंग्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर UPSC इज कंसर्न, क्योंकि ये डिजास्टर ज़्यादा क्वेश्चन डिजास्टर से रिलेटेड वही होंगे जो रिसेंटली न्यूज़ में है. जैसे कि पास्ट में जैसे सिटी के फ्लडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, बिकॉज वी हैव सीन कि चेन्नई, गुरुग्राम या मुंबई में भी बहुत बार पास्ट में फ्लडिंग हो गई है. उसके अलावा जैसे कि अर्थक्वेक आता है, साइक्लोन आता है, ये सारे चीज़ें जो रिसेंट न्यूज़ में हैं, इनकी रिकमेंडेशन ऑब्वियसली NDMA की वेबसाइट पे आती है एंड दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेबस. इसमें अबाउट अस और गवर्नेंस में वी विल सी. तो ये वाली वेबसाइट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रेफर करनी बहुत ज़रूरी है. करंट अफेयर्स और ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है. और उसके अलावा भी जो अगर कोई चाहता है कि नहीं और ऑर्गेनाइज वे में और एडिशनल मटेरियल चाहिए, तो ये एक बुक है, चैलेंजेस टू इंटरनेट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय अशोक कुमार एंड विपुल अनिकांत. ये IPS है और मतलब ये डैनिप्स में है. सो इस वाले बुक में डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी चैप्टर है, तो वहाँ से जो स्टैटिक पोर्शन है दैट कैन ऑब्वियसली द स्टूडेंट कैन कवर दैट. ठीक है. उसके अलावा देन लेट्स मूव फर्दर. उस GS3 का पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कुछ वैसी एडिशनल बुक नहीं पढ़नी है, वो विजन IAS के करंट अफेयर से कवर हो जाता है. विजन IAS एक मतलब विजन IAS, बार बार मैं विजन IAS इसलिए बोलता हूँ क्योंकि विजन IAS का मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है और वो फ्री में जस्ट ऑनलाइन बहुत रीसेंट मटेरियल एग्जाम से पहले डाल देते हैं सभी एस्पिरेंट के लिए. जस्ट ऐसा नहीं रखते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को देंगे और दूसरों को नहीं देंगे. वो ऑनलाइन की उनकी एक 360 की कंपाइलेशन होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और काफ़ी अच्छी होती है. व्हेन विल डिस्कस दिस साइट, सो वी विल गो थ्रू इट. सो दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट विजन IAS की. वो मतलब अपने जो इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन और रिसोर्सेज है वो फ्री में सभी एस्पिरेंट्स के बेनिफिट के लिए पब्लिक रखते हैं. ठीक है. तो उनका एक साइंस एंड टेक का भी एक फाइनल कंपाइलेशन आता है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. जो भी साल भर में साइंस एंड टेक से इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, दे कवर दैट. उसके अलावा न्यूज़ एंड एडिटोरियल बिकम्स इंपॉर्टेंट. बहुत बार साइंस एंड टेक के कोई न्यू डिस्कवरी से रिलेटेड न्यूज़ आती है, एडिटोरियल आती है. फॉर एग्जांपल AI पे आ गया है या कोई दूसरी कोई कुछ साल पहले ये ग्रेविटेशनल वेव जब डिटेक्ट हुआ था, उस पर काफ़ी आर्टिकल आया था और UPSC में क्वेश्चन भी आया था. सो एडिटोरियल, और फिर जैसे कोविड के टाइम में बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी पे, वैक्सीनेशन पे आर्टिकल्स आए थे, तो दे आर इंपॉर्टेंट और उससे क्वेश्चन आते हैं. सो न्यूज़ एंड एडिटोरियल आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी.
उसके अलावा अगेन PMFIAS की वेबसाइट है, दैट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट। उसके अलावा जो सारे जो रिसेंट में नए बज़ वर्ड्स हैं जो बार बार कभी कभी न्यूज़ में सुनोगे, या कोई यूट्यूब पे कोई ज्ञान बांट रहा है तो वो उसके मुंह से भी सुनोगे, जैसे न्यू बज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, बिग डेटा हुआ, क्वांटम कंप्यूटिंग हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, न्यू डिस्कवरीज हुई, कभी नोबेल प्राइज़ मिला जिस साल किसी को, क्यों मिल रहा है नोबेल प्राइज़, किस टॉपिक में मिल रहा है। उसी तरह से ब्लैक होल क्या है, स्पेस से में अगर इसरो ने कुछ लॉन्च किया है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, मे बी रिमोट सेंसिंग के लिए। उसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी में वैक्सीन से रिलेटेड हो गया, उसी तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, उसके एप्लीकेशन हो गए, वेपन्स हैं, 5th जनरेशन एरोप्लेन क्या होती है, ICBM क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये सारी चीज़ें जो कभी कभी न्यूज़ में यू लिसन, सो जस्ट यू हैव टू सर्च दीज वर्ड और उस पर नोट्स बना के रखना है। यू एज अ UPSC एस्पिरेंट यू शुड नो दीज वर्ड्स कि आखिर ये नई टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली यही टेक्नोलॉजीज हैं जो आगे की दुनिया चेंज करने वाली हैं, और उस दुनिया को चेंज करवाने वाले इनेबलर तुम बनने वाले हो UPSC निकाल के। सो नोइंग दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और UPSC वी हैव ऑलरेडी सीन इन प्रीलिम्स ऑल्सो साइंस एंड टेक के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, और मेंस में भी साइंस एंड टेक के बहुत वेटेज होता है। और विद द टाइम, विद द एडवांसमेंट, अब चूंकि हमारे हर लाइफ के हर चीज़ में डिजिटल एंड गवर्नेंस और साइंस एंड टेक एंटर कर चुका है, तो साइंस एंड टेक is not any more what you say स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट नहीं है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है या जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक साइंस मतलब दूसरी जियोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बेसिक चीज़ है, जो लाइफ अफेक्टिंग चीज़ है, वो सबका अब हमारे लाइफ का पार्ट है। ये एक सच्चाई है, चाहे अच्छी या बुरी। सो वी हैव टू प्रिपेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नोइंग दैट, ठीक है। ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू गो इन टेक्निकलिटी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या है, एप्लीकेशन क्या है, यही जानना है तुमको। एग्जैक्टली पाइथन में उसकी कोडिंग कैसे होगी ये यू डोंट हैव टू नो, ठीक है। दिस इज अ क्यूरियस सिटीजन की हाँ क्या है भाई ये जानना चाहिए। उसके अलावा टाइम मिले तो बेसिक साइंस जो 10 तक की ये सभी को पता होनी चाहिए। करंट क्या होता है, सोलर एनर्जी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस क्या है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन क्या है, पूछ सकती है UPSC, क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकती है। 10 तक की साइंस चूंकि सबको पढ़ाई जाती है मैंडेटरीली, तो UPSC एक्सपेक्ट करेगा कि तुमको आनी चाहिए। सो वी विल ट्राई टू कवर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द सिलेबस ऑल्सो, बट ये आए या ना आए, ये आजकल जो UPSC का ट्रेंड है, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो साइंस एंड टेक के लिए तुम्हारे कंपाइलेशन, जैसे विजन IAS के न्यूज़ के एडिटोरियल बिकम इंपॉर्टेंट, PMFIAS की वेबसाइट हो गए, और ये सारे जो बज़वर्ड जो बार बार न्यूज़ और न्यूज़ आर्टिकल्स में या कहीं सुनोगे तुम, दीज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस विल कवर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट। लेट्स मूव फर्दर टू द GS4 पेपर, एथिक्स। अब एथिक्स का पेपर है। एथिक्स के लिए सेकेंड ARC की अगेन 4th रिपोर्ट है, एथिक्स इन गवर्नमेंट। नाम ही एथिक है तो एथिक्स में आएगा ही। अगेन ये पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है हमें, जस्ट रिकमेंडेशन और समरी पढ़नी है, और उसमें जस्ट कोट करना है क्या बोलते हैं कि ये थी सेकेंड ARC में ये मेंशन है, तो ये भी कर सकते हैं। और अगर सेकेंड ARC भी याद नहीं है तो बस अगर उसको भी मेंशन करोगे तो जो चेक करेगा ऑब्वियसली, चूंकि वो गवर्नमेंट की बहुत हाई कमिटी ने रिकमेंड की है, तो वो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट होंगे। तो अगर वो पॉइंट अपने आंसर में लिखोगे, दैट विल एनरिच योर आंसर, विल फेच यू गुड मार्क्स। गुड मार्क्स मीन्स गुड रैंक मीन्स गुड ये जो पोस्टिंग मिलेगी, IAS IPS बन जाओगे, वरना फिर लोअर रैंक में दूसरी गवर्नमेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती मिलेंगी, और लोअर आओगे तो फिर अगले साल फिर से एग्जाम, ठीक है ना। उसके अलावा सेकेंड ARC की 12th रिपोर्ट है, सेकेंड सिटीजन स्टैटिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके भी रिकमेंडेशन समरी जस्ट बेसिक यू कैन रेफर फॉर द एथिक्स पेपर। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस साल मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गया था, व्हेन वी डिस्कस द एथिक्स पेपर यू वुड हैव सीन दैट, वो जो केस स्टडी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो केस स्टडी फास्ट में पढ़ना, और उसके जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर तुमको फर्स्ट टाइम केस स्टडी दे दिया जाए तो यू वोंट बी एबल टू, भाई लिखना क्या है, मतलब अगर पूछोगे हु आर द मतलब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा आ गया कि इसकी केस स्टडी में मतलब क्या क्या एथिकल इश्यूज है, तो उस वो तुम्हें प्रिपेयर होने चाहिए। कौन मतलब पार्टीज कौन कौन है इन्वॉल्व हैं जो अफेक्ट हो रही हैं उसको उसमें तो इन्वॉल्व पार्टीज, उसको कोई टर्म होता है, आई एम फॉरगेटिंग इट।
सो वो तुमको पता होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे विजन आईएएस के टॉपर्स के पेपर है ना, तो वी विल सी इट, हम टॉपर्स के पेपर के क्वेश्चन उठा लेंगे और वी विल सी कि उन्होंने कैसे आंसर राइट किया, क्योंकि एक बार आंसर लिखना कैसे है वो पता चल गया, उसके बाद तो तुम्हारी, क्योंकि हर केस स्टडी डिफरेंट होगा और केस स्टडी कोई सिलेबस से नहीं आएगी, तुम्हारे अपनी अंडरस्टैंडिंग से आएगी। तो बस अगर तुमको पता है कि हाँ आंसर का अप्रोच कैसे करना है, देन यू विल बी इजली अटेम्प्ट दिस केस स्टडी क्वेश्चन। उसके अलावा एक बहुत फेमस बुक है जो कि ऑलमोस्ट हर यूपीएससी मतलब टॉपर रिकमेंड करेगा और चेक करेगा, जो एथिक्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है कि एथिक्स क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कि वी हैव सीन इन द एथिक्स का सिलेबस पार्ट, वो सारे जो टर्म्स हैं एथिक्स के, जो वर्ड्स हैं, वो उसके लिए वी कैन रेफर ये लेक्सिकॉन एक बुक आती है क्रॉनिकल्स की पब्लिकेशन के, ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी। जो भी बुक इसमें मैं रेफर कर रहा हूँ, आई विल ट्राई टू गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो ये बुक वी हैव टू रेफर फॉर ऑल दोज स्टैटिक पार्ट, जो मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसी तरह से जो दूसरे टर्म्स हैं जो सिलेबस में, जिसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो से क्वेश्चन आ गया सो यू शुड नो कि वो होता क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वो टर्म इससे हो जाएंगे। उसके अलावा रिकमेंडेशन इन दोनों चीज़ से हो जाएंगे कि तुम्हारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है, और केस स्टडी के एग्जाम्पल देके मोटा मोटी यू विल नो कि केस स्टडी मतलब कैसे केस स्टडी के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं और कैसे लिखने हैं। तो ये एथिक्स विल बी कवर्ड इन के लिए ये मटेरियल रेफर करना है और इस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सो उसके अलावा वही है, कोई भी टर्म जैसे तुम न्यूज़ में अगर सुनते हो तो जस्ट गूगल, जस्ट पंचायती राज सिस्टम में अगर जस्ट क्यूरियोसिटी है व्हेन यू विल प्रिपेयर इट एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस अगर सिलेबस पढ़ लिया फिर भी कोई टर्म्स है जैसे एनजीओ नहीं पढ़ा बट बाद में आ गया, जैसे यूपीएससी के सिलेबस में देख रहे हो, अच्छा एनजीओ लिखा हुआ है या एसएचजी लिखा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप लिखा हुआ है या पंचायती राज सिस्टम लिखा हुआ है, एंड यू आर नॉट क्लियर, सो जस्ट गूगल इट, जैसे पंचायती राज सिस्टम और लास्ट में यूपीएससी लगा दो, एनजीओ फिर लास्ट में यूपीएससी लगा दो, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप और लास्ट में यूपीएससी लगा दो, तो बहुत सारे यूपीएससी के वेबसाइट के लिंक्स आ जाएंगे जो कि कोचिंग के होते हैं और उनके मटेरियल काफ़ी अच्छे होते हैं। वो यूपीएससी स्पेसिफिक होता है, वहाँ से उसके डेफिनेशन क्या है, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स क्या हैं, एक्ट क्या क्या है, वो सारे वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़ के अपने नोट्स बना लो, वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसे इसमें बेसिकली आई जस्ट रेफर कि दृष्टि आईएएस का जो भी मैंने देखा है इस तरह से गूगल सर्च करके अगर इसके कोई आर्टिकल मिल गया तो ये काफ़ी अच्छे से लिखा रहता है। सो दिस माई पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके अलावा PIB PRS मेंशन करना है, दीज आर द ऑनलाइन रिसोर्सेज। अनअकैडमी है, जस्ट ऑनरेबल मेंशन है ये वेबसाइट, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के मुरनाल.org, मुरनाल सर के, ये इकोनॉमिक्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसकी कसमें खाएंगे तुमको। उसी तरह से क्लियर IAS है, PMF IAS की तो जेनरिक वेबसाइट है, बट ये सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है बहुत बार यहाँ से ना बहुत फ्री और अच्छे मटेरियल मिल जाते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि वी विल गो थ्रू इट दीज वेबसाइट। बहुत बार जैसे कि मीन्स के लिए तुमने कोई ये ज्वाइन नहीं किया, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, तो ये सारे वेबसाइट्स हैं ना, प्रीलिम्स के लिए भी मान लो पैसा नहीं है कोई ये ज्वाइन करने का, क्या बोलते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, तो वैसे तो आई रिकमेंड कि फिर भी जाके ऑफलाइन मार्केट से भी टेस्ट सीरीज आती हैं उनकी खरीद लो, ज़्यादा 20-25 रुपए की एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। सो अगर वो भी कर नहीं है ज़रूर मतलब रिसोर्स या कभी दिक्कत है, अर्जेंसी में चाहिए, तो बहुत बार ये सारे वेबसाइट भी ना अपने ऑनलाइन फ्री एग्जाम्स और वो कर सकते हैं, तो उन पर भी जस्ट देखे प्रैक्टिस ही तो करना है, प्रैक्टिस हो जाता है। और वो भी जैसे ये अपने करंट अफेयर्स के मटीरियल भी निकालते रहते हैं, तो जस्ट अभी जब रिसर्चिंग फेज में हो ना, जस्ट ट्राई टू आई विल ऑल्सो जस्ट गो थ्रू और थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगा, एंड यू शुड ऑल्सो, अभी एक्सपेरिमेंट का टाइम है, एक्सपेरिमेंट कर लो, सारी चीजें देख लो, और उसके बाद व्हेन वी विल गो थ्रू द सिलेबस, जब सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे उसके बाद फिर एग्जाम से पहले एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं होगा, उसके बाद जो फॉलो कर रहे हो बस उसी पे अगर स्टिक रहे तभी यूपीएससी निकलेगा, तब एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। लेकिन चूंकि अभी इनिशियल टाइम है, लर्निंग का टाइम है, सो आई एम मेंशनिंग दीज वेबसाइट, जो जस्ट गो थ्रू देम ऑनलाइन, जैसे टाइम पास के लिए देखो वो क्या मटेरियल फ्री में दे रहे हैं, किसके लिए पैसा ले रहे हैं, पैसे की जरूरत नहीं है। द होल आइडिया अबाउट मेकिंग दिस
यूपीएससी जो मेरा यूट्यूब वीडियो है वही है कि कोई भी बिना कोचिंग के प्रिपरेशन कर पाए सक्सेसफुली यूपीएससी का। सो जस्ट वी विल गो थ्रू दीज साइट्स एंड सी कि यहाँ के क्या क्या अच्छे मटेरियल्स मिल सकते हैं। उस तरह उसके बाद यूट्यूब वीडियोस हैं, कोई भी यूपीएससी क्वेश्चन है जस्ट राइट दैट बुक्स फॉर यूपीएससी या हाउ टू स्टडी फॉर यूपीएससी या टाइम टेबल फॉर यूपीएससी, मजे के लिए। आई विल ऑल्सो मेक दोज टाइप ऑफ जेनरिक का वीडियो, बट ऐसे भी इट इज़ एक्सपेरिमेंट के टाइम में इट इज़ ऑलवेज रिकमेंड कि जस्ट गो थ्रू मल्टीपल सोर्सेज और फिर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है। उसके अलावा गूगल सर्च के बाद कुछ नहीं। उसके बाद लेट्स डिस्कस किया प्रीलिम्स के लिए फाइनली क्या क्या है। देखो बेसिक बुक्स प्रीलिम्स के लिए सेम रहेगी, जिसमें हिस्ट्री की बुक है वो जो 3 एनसीईआरटी है और स्पेक्ट्रम है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। पॉलिटी के लिए जो तुम्हारी लक्ष्मीकांत की बुक है, और इन्वायरमेंट के लिए तुम्हारी शंकर आईएएस की बुक है, और तुम्हारी इकोनॉमिक्स के लिए तुम्हारी इसकी क्या बोलते हैं कोई भी बुक जैसे एनसीईआरटी या रमेश सिंह से कॉन्सेप्ट बस हो गया। उसके अलावा बजट, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स, बस यही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। उसके अलावा जितनी भी डिजास्टर मैनेज के ऊपर बुक है और डिटेल है वो अगर स्किप भी कर लिए, ये सारे अच्छे से पढ़ लिए तो काम चल जाता है प्रीलिम्स के। सो व्हेन वी विल जब बाद में कभी अगर कोई डाउट रहे तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कि मिनिमम क्या बुक है या क्या इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे while discussing this video I have already given you a slight idea कि मेंस के लिए क्या है, and again and that's why referring to the syllabus becomes very important कि प्रीलिम्स का सिलेबस तुम्हारे सामने होना चाहिए, रटा होना चाहिए, so that you know कि कौन सी बुक नहीं है ये सिलेबस का। डिजास्टर मैनेजर नहीं है सिलेबस का पार्ट प्रीलिम्स का। उसी तरह से इंटरनल सिक्योरिटी भी स्पेसिफिकली नहीं है प्रीलिम्स का सिलेबस का पार्ट। तो ये है। उसके अलावा बेसिक बुक्स के अलावा विजन आईएएस का मटेरियल इंपॉर्टेंट है, या कोई भी वाजीराम का ईयरली कंपाइलेशन वो लास्ट में निकालते हैं साल भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। बट वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तभी रहेगी जब अगर मंथली मैगजीन फॉलो करोगे, क्योंकि सी लास्ट में अगर तुम एक बुक उठाते हो एग्जाम से पहले, उसमें टाइम नहीं रहेगा कि उसको 3-4 बार पढ़ो, तो वो 2-3 बार पढ़ के जाओगे एग्जाम में याद रहे ना रहे। बट अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, मंथली मैगजीन पर फॉलो कर रहे हो, तब जब लास्ट मोमेंट पे ये सारे कंपाइलेशन जो साल भर के कंपाइलेशन उठाओगे, इट विल बी लाइक रिवीजन फॉर द थिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो वो दिमाग में रहेगा जब तुम प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठोगे, वरना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो एनी कंपाइलेशन जैसे गवर्नमेंट की स्कीम के लिए भी अलग अलग कंपाइलेशन आते हैं, वी विल गो थ्रू इट जब ऑनलाइन का मैं दिखाऊंगा कहाँ से होती है, दैट वी हैव टू मेंशन रेफर फॉर द प्रीलिम। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और बजट का समरी इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। प्रीवियस ईयर का पेपर गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, एंड जस्ट सी कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है और कैसे अप्रोच से तुम वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। और सी सेट का प्रिपरेशन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत अच्छी प्रीलिम की प्रिपरेशन है एकदम, GS1 में पेपर 1 में तो तुम 200 में से 140-150 लिया और सी सेट में ही 66 से नीचे रह गए, 64 रह गए, और फिर काम हो गया उस साल यूपीएससी का, ठीक है। सो प्रैक्टिंग सी सेट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द सी सेट कि किसको कितनी ध्यान देनी है। अगर तुम कंफर्टेबली यूपीएससी लेवल का पेपर में 120-140 नंबर ले आ रहे हो घर के कंफर्ट में, तो एग्जाम के मारपीट में, एग्जाम में तो और भी थोड़ा सा दिक्कत, मतलब इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट भी होता है, बट वो तुम्हारा एक जज्बा भी रहता है, तो मोटा मोटी काउंटर करके तुम कट ऑफ नंबर से ऊपर इजीली ले आओगे। बट अगर घर में आराम से बैठ के भी अगर सी सेट के पेपर में 100 भी नहीं पार हो रहे हैं, तुम्हारे 80 नंबर पे अटक जा रहे हैं, तब प्रैक्टिसिंग सी सेट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एटलीस्ट ये ना हो कि भाई सी सेट की वजह से रह गया यूपीएससी प्रीलिम्स, वो बहुत ज़्यादा दुख का विषय बन जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। सो this was all about the resources and materials and books which we have to follow for our UPSC prelims and mains journey. कोई भी confusion हो regarding anything, just ask in the comment. I will try to answer those questions. और इन सारे मटेरियल जो बुक्स का लिंक है, जो अमेजोन का लिंक होगा, I will try to इनफैक्ट NCERT का तो तुम खुद भी फाइंड कर सकते हो, बट जो मैंने इस पे NCERT मेंशन किया, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट वन का मैं लिंक दे दूंगा डायरेक्टली। और उसके अलावा जो भी मैंने वेबसाइट इसमें मेंशन की है, जैसे वो वेबसाइट का नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू गिव यू अ प्रैक्टिकल
सेशन की देख के वी विल ओपन दोज वेबसाइट एंड वी विल सी कि उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और कौन सा मतलब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड हाउ टू जस्ट यूज दैट वेबसाइट, ठीक है। एंड डोंट वरी, ये सारा मटेरियल है सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। इसमें भी सारे मटेरियल को सेलेक्टिव वे में पढ़ना है, और जैसे कि कुछ मटेरियल में से सेलेक्टिव स्टडी करनी है, कुछ मटेरियल ऐसे भी हैं जिसको छोड़ भी दोगे कंप्लीटली तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी ने पीआईबी नहीं पढ़ा, पीआईबी नहीं रेफर किया या पीआरएस की साइट रेफर नहीं की, तो उस सारे न्यूज़ ऑलरेडी तुम्हारे न्यूज़पेपर में भी आते हैं और वो सारे न्यूज़ तुम्हारे कहीं ना कहीं कंपाइलेशन में भी आ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो क्वेश्चन होगा, जैसे वी हैव सीन मेरे ख्याल से कोल इंडिया वाला था जो कि पीआईबी में था और ऐसे जनरल में नहीं आया था, तो उसके एक्सेप्शन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। सो व्हेन वी विल गो थ्रू द सिलेबस, जस्ट फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू, और कोई भी कंफ्यूजन होगा सो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट, आई try to address your query. So that was all for today aspirant. I hope this video was informative और you get to know कि क्या क्या book और क्या क्या resource follow करनी है. Let's see you in another video. जय हिंद.